ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर 2 है और मैं ना आपको लेक्चर 1 के अंदर पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए, वहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ होने वाले थे, उन सब के बारे में कराया। तो जैसा अभी आपको पता होगा कि सीयूटी का जो एग्ज़ाम होता है, वो 3 सेक्शन के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब सेक्शन सेक्शन 3 जो है ये जनरल टेस्ट है। तो जनरल टेस्ट के अंदर यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो करंट अफेयर और जीके वगैरह पूछी जाती है। लेकिन जीके के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा और जब हो सकता है कि आपने 500 पेज की एक बुक पढ़ ली, जब आप एक दो क्वेश्चन कर पाओ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, कि क्योंकि उनको पता होता है कि भाई यहाँ से बेसिक क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट को तैयार कर लो। हालांकि मैं जीके के और करंट अफेयर के ये भी लेक्चर लाने वाला हूँ। तो और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स पर रिसोर्सेज की कमी है, तो वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ये पीपीटी वगैरह और या पीडीएफ वगैरह जो भी होता है, तो वो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर जो है इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया भी था। हालाँकि फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आपको पिछले वाले लेक्चर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको देखने हैं या नहीं देखने हैं। मैं यहाँ पर आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पिछले वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, जो मैंने सॉल्व कराए थे। जो आए हुए थे क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि ये बताया था कि भई ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ही होता है। इसको अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में पढ़ा है, तो हम इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूँगा, बस आप समझ जाओ। तो अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, क्योंकि इसका मतलब ये जो बीच में डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब डिवाइड ही होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसका मतलब ये कि है, और इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो डिवाइड का साइन है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A/B। तो ये रेशियो हो गया। समझ गए आप? तो हालाँकि फ्रैक्शन और रेशियो में डिफ़रेंस होता है, लेकिन मैं उस डिफ़रेंस पे नहीं जा रहा हूँ, बस जितना आपकी एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेशियो हो गया। अब मान लो एक रेशियो और है आपके पास, एक रेशियो तो ये हो गया, दूसरा रेशियो आपके पास एक है C/D। ये 2 रेशियो हैं। अगर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है? कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल टू ये, तो हम ये बोलने लगते हैं कि भाई ये 2 रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब तब हम बोलते हैं कि दैट इज़ द प्रोपोर्शन, कि ये जो है प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन। तो ये एक प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शन के अंदर जो है 2 रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब मैंने आपको बताया था, इसको हम मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। मैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल और दिस इज़ द सेकंड प्रोपोर्शनल। एंड ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी-कभी आपसे पूछे सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, इसका क्या मतलब होता है? अभी एक और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, उसको समझना चाहिए। और ये होता है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल, दैट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये इस टाइप से नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो प्रोपोर्शनल, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ए बी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल का साइन, और सी को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आपको इन तीनों में से चारों में से 3 की वैल्यू गिवन होगी और कोई सा निकाल सकते हो आप, कोई सा भी निकाल सकते हो। हो सकता है आपको ए, बी, सी की वैल्यू गिवन हो, डी निकलवा सकता है कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। एक और चीज़ थी जो मैंने पीछे बताई थी, उसी पर बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने मीन प्रोपोर्शनल के बारे में आपको बताया था। देखो, एक होता है हमारे पास कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। कंटिन्यू मैंने बताया भी था पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में ये होता है कि जैसे मान लो ए रेशियो बी लिखा हुआ है, इक्वल टू, तो जहाँ पर दूसरा रेशियो का जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो खत्म हो रहा था, वहां से सॉरी, पहले वाले रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो रहा था, वहां से दूसरे रेशियो का न्यूमिनेटर से ये स्टार्ट होता है, मतलब ये दोनों आपको सेम देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी। और अगर आपने यहाँ से बी की वैल्यू निकाली तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी। तो ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल।
तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था भाई मीन प्रोपोर्शनल निकालो। तो मीन प्रोपोर्शनल जो होता है, दो नंबरों का स्क्वायर रूट कर दो तो उनका मीन प्रोपोर्शनल निकल जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ बताई थी। ये आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। तो हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। सीयूटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज दिस। तीन नंबर है, उनका सम जो है 136 दिया हुआ है। रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 2:3। तो पहले दो फर्स्ट नंबर के बीच में रेशियो दिया गया है एंड दैट बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 5:3। और लास्ट के जो दो नंबर है उनके बीच में एक रेशियो दे रखा है। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि तीन नंबर ले लेता हूँ कि भाई ए बी जो है ए बी दो नंबर हो गया मेरे पास। तो कितना हो गया 2:3। और जैसे तीन नंबर ले लिया मैंने ए बी सी। आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझको टाइम लगता है। ए बी का रेशियो दे रखा है, फिर उसने दिया है कि बी सेकंड नंबर, मैंने इसको ए को फर्स्ट नंबर माना, बी को सेकंड नंबर और सी को थर्ड नंबर माना, थर्ड नंबर लेट किया है। तो यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है उसने 5:3। तो ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर पहले वाले रेशियो को देखो जरा। ये बी है, इसकी बी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर ये बी है, बी की वैल्यू कितनी है 5। तो आपको इनको सेम करना चाहिए। तो सेम करने का तरीका ये होता है, आपका जो है अलग अलग तरीका हो सकता है। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो ये कितना आ जाएगा 5 2 10 और नीचे आ जाएगा 5 3 15। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10:15। ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है मैं दूसरा वाला लिखता हूँ मैं। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि मैं यहाँ पर एक और लाइन बढ़ा देता हूँ कि ए और बी का जो रेशियो है वो 10:15 आ गया। ऐसे ही मैं बी सी को कैसे लिख सकता हूँ, बी रेशियो सी को इस टाइप से लिख सकता हूँ कि 5/3। तो मैं यहाँ पर ऊपर मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, मैं यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे बी सेम करना है। तो 3 5 15 और अपॉन 9, 3 3 9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी रेशो सी इक्वल टू 15:9। तो आप देखोगे यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी 15 और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 15। तो मैं जब ये ऐसा हो जाए तो आप इसको लिख सकते हो कि ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई। देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती लेकिन आप समझने के बेसिस पर समझ लो। बी की वैल्यू यहाँ पर 15 होगी और सी की वैल्यू होगी यहाँ पर 9। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको तीन नंबर अब मिल चुके हैं। तीन नंबर कौन कौन से हो गए देखो तीन नंबरों में से ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ए की वैल्यू होगी 10x क्योंकि ये रेशो में लगे हुए हैं। तो आपको इनके साथ में कोई ना कोई कॉफिशेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली नंबर 10 नहीं है लेकिन इतना जरूर पता है कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ द 10। और दूसरा बी को हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये 15x है और सी को ले लेते हैं कि भाई हमारे पास जो नंबर है वो कितना हो गया 9x। अब उसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर शुरू में ही कि तीनों नंबरों का जो सम है वो 136 के इक्वल है। तो देखिए आप इनका सबका सम करो 10x प्लस 15x और प्लस 9x इक्वल टू 136। तो प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 25। तो यही आ गया। देखो मैं यहाँ पर जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर सकते हो। तो मैं उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ जो इनका मैथ कमज़ोर होता है। तो प्लस कर लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 और 136। तो x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 136/34। टू की टेबल से कैंसिल कर सकते हो अदरवाइज तो ये 2 और 34 की टेबल से 4 टाइम्स आ रहा है। तो 2 की टेबल से करोगे 17 और 2 6 जा 2 8 जा। तो 17 की टेबल में ये 4 टाइम्स से आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब देखिए उसने क्या पूछा है, अगर मैं यहाँ पर ये जो a है 10 की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, सॉरी 10x में 4 की वैल्यू रख दूँ तो ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 यानी ए नंबर मेरे पास आ गया 40। और ये जो 15x है यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख दूँ जो कि मैंने अभी निकाली है 14। तो 15 4 जा कितने हो जाएंगे 60। तो b की वैल्यू 60 आ गई। ऐसे ही मैं यहाँ पर 9x लिखा हुआ है तो 9x का मतलब ये हो गया कि x की जगह मैं 4 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो 9 4 जा 36। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पहला नंबर बताओ, दूसरा नंबर बताओ, छोटा नंबर बताओ, बड़ा नंबर बताओ, बीच का नंबर बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है फर्स्ट नंबर इज। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 40। तो आंसर कितना हो जाएगा ये। अब देखो ये सीयूटी के अंदर पूछा है। मैं जब भी आपको लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो
कोशिश करता हूँ कि आपको पहले सीयूटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको उससे स्टार्टिंग करूँ। क्योंकि ऐसा देखो कभी-कभी होता क्या है कि जो प्राइवेट वाला होता है, प्राइवेट कोचिंग वाला, वो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन परोस को रखेगा जिससे आपको डिमोटिवेट करेगा, ठीक है? तो उसकी वजह से देखो करने के लिए तो देखो कितना ही पढ़ लो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई आप जितना कम पढ़ लोगे उतना ही कम है। लेकिन आप अपना एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ो कि कितना आ रहा है। हमने भी पढ़ाया, हमने भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ फॉर्म की है प्राइवेट वाले में। 15-16 साल यही किया है। तो अब जो है आपको इन सारी चीज़ों से मतलब बचना होता है। तो चलो जिसके पास पैसे है वो अरेंज कर सकता है। अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा है कि मैं यहाँ पर जो रिसोर्सेज़ लाया हूँ ये उनके लिए है जो बच्चे लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीओटी 2024 के अंदर ही पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इन अ क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इज 3:5। देखो और ये एवरेज का क्वेश्चन भी है और उसका भी है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। द एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय 42, सॉरी एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इज 42 एंड बाय द गर्ल्स इज 46, देन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द ये। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो नीचे जो लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कि जैसे मान लो बॉयज़ हो गए, जैसे रेशियो दे रखा है यहाँ पर, बॉयज़ वैसे ये उसका है रेशियो एंड उसका एवरेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आपको ठीक है, समझ में आता है ठीक है, अदरवाइज़ जो मैं आपको इसको रेशियो पर जो एवरेज है उसमें भी कराऊँगा। तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है, कितना हो गया 3:2। अब ये कह रहा है कि हम चलो ये मान लेते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो 3x हो गए और जो गर्ल्स हैं वो 2x हो गई। गर्ल्स जो है 2x हो गई। तो इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल अगर स्टूडेंट्स को हम देखें तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए? मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिला दो तो 2x प्लस 3x 5x, ठीक है? तो जब भी एवरेज से हम कर रहे हैं यहाँ पर तो नीचे जो है टोटल लिखा जाता है, ठीक है? टोटल लिखेंगे, टोटल कितने हैं? 5x, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, बॉयज़ ने जो कितने बॉयज़ हैं 3x हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो जितने बॉयज़ ने एवरेज मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो बॉयज़ ने एवरेज मार्क्स सिक्योर कितने किए? 42, बीच में प्लस का साइन लगाओ। अब गर्ल्स लो, गर्ल्स कितनी है यहाँ पर 2x, तो गर्ल्स 2x को मल्टीप्लाई करो किससे? जितनी जो गर्ल्स थी उन्होंने अपने जो मार्क्स है सिक्योर किए, एवरेज मार्क्स सिक्योर किए तो 46 किए, ठीक है? तो ये आ गया। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ से भी 2 निकालो, अपनी मर्ज़ी आप कैसे निकालना चाहते हो। मैं यहाँ ऊपर से 2x कॉमन निकालना चाहता हूँ जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ से मैं 42 में से 2 बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ पर 2 मैंने बाहर ले लिया, 2x पूरी तरह से बाहर आ चुका है तो यहाँ आ जाएगा 46। नीचे कितना बचा मेरे पास? 5x, x से x कट गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता, अगर आपने x नहीं लेट भी किया होता तब भी इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि x से x न्यूट्रल हो जाता है यहाँ पर। अब 3 की 21 को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर ये तो 46 आ गया और बाहर हमारे पास 2 बचा हुआ है, नीचे 5 है, प्लस कर लेते हैं। तो कितना आ गया 6 और 6 प्लस 3 9 और 6 प्लस 4 10, तो ये हमारे पास आ गया और नीचे ये है। अब एक काम करो, आपकी देखो मर्ज़ी है यहाँ पर कैलकुलेशन को आपको कैसे करना है। मैं 2 की पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 9 2 ज़ा 18 और ये आ जाएगा 2 और नीचे आ गया 5। या तो आप 5 से डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है? देखो ऐसे कर सकते हो, ये हटा देता हूँ मैं, ऐसे कर सकते हो या फिर एक देखो सुनो, इसका एक और तरीका होता है कि आप ना 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या फ़ायदा होगा अभी सुनो। 8 2 जा 16, कैरी ओवर 16 हो गया, 16 कैरी ओवर 1, 2 1 जा देखो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, फिर 2 2 जा 2 2 जा 4 अपॉन 10। तो नीचे जब जैसे ही आपके पास 10 बचा तो आप राइट से देखिए, राइट इधर होता है, राइट से एक डिजिट के बाद, क्योंकि एक जीरो आ रहा है, एक डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर दो। एक डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करने का मतलब 43.6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए, अगर आपने जरा सी भी किसके कैलकुलेशन के अंदर गलती करी तो आप जरा यहाँ देखो, ऑप्शन बहुत पास में दे रखा है, मतलब आप समझ रहे हो ना, 43.4 43.6 43.4 43.8, इतने पास पास के आंसर दे रखे हो, आप तुक्का भी नहीं मार सकते हो, समझ रहे हो।
तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपकी जो है कैलकुलेशन देखी जा रही है कि भाई आपको कितना आंसर आता है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुक्के नहीं मारे जाते हैं। हाँ, समझ रहे हो ना? मतलब क्या, अगर खींच खांच के ले भी गए हो क्वेश्चन को किसी भी तरह से, तो एग्जैक्टली आंसर निकालना पड़ेगा आपको। कभी आप सोचने लगो कि अरे यार ये होगा, इसका लगभग ये आ रहा है, नहीं, एग्जैक्टली आंसर निकालना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैंने आपको सीयूटी का ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब ये थोड़े से क्वेश्चन, हाँ ये भी सीयूटी का ही है, 2024 में पूछा गया था। मैं इसको सिंपल सा क्वेश्चन कहूंगा, तो देखते हैं। देखो, ए बी का रेशियो दे रखा है ये, और ए बी को आप कैसे लिख सकते हो? देखो, ये समझाने के बेसिस पे आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। डायरेक्ट मैं आपको चलो ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे डायरेक्ट करते हैं। ए बी का रेशियो दे रखा है, और यहाँ पर बी सी का रेशियो दे रखा है। कितना हो गया? 6:7। तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू कितनी है? 6, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 6। दोनों वैल्यू सेम है। जब दोनों से वैल्यू सेम होती है तो हमारा जो ए और बी और सी का जो रेशियो होता है 5, मतलब ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, और ये सी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए क्या बोला है, रेशियो बताओ किसका? ए बी को प्लस करो, तो ए बी को प्लस करो। देखो ए बी को प्लस कर दो, यानी 5 प्लस 11, और सॉरी 5 प्लस 6 11 आ गया रेशियो। देखो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ये रेशियो का साइन लगाया, और ये जो रेशियो का साइन है ये लगा दिया मैंने। बी सी को प्लस करो, तो बी सी को प्लस करोगे, बी सी कितना आ गया यहाँ पर? बी सी, तो 6 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 7 होते हैं हमारे पास 13। फिर रेशियो का साइन लगाओ, ये वाला रेशियो, ये यहाँ पर जो देख रहे हो मैंने, ये रेशियो का। ए सी को प्लस करो, ए सी मतलब ए की वैल्यू होगी 5 और सी की वैल्यू होगी 7, तो 7 प्लस 5 दैट इज द 12। तो देखो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो ए प्लस सी का रेशो हमारे पास मिल गया 11, रेशो 13, रेशो 12। तो कौन सा आंसर है? आंसर हमारे पास है, ठीक है, तीसरा आंसर है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन, सिंपल भी क्वेश्चन पूछे, मुश्किल भी पूछे, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए रखा है, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, और ए बी सी का रेशियो आपसे निकलवा रहा है। तो देखो यहाँ पर ए इज टू बी का रेशियो दे रखा है 5:7, और यहाँ पर बी रेशियो सी दे रखा है 6:11। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पहले वाले रेशियो में जो v की वैल्यू है वो 7 है, और दूसरे वाले रेशियो में जो v की वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। तो दोनों ये सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इस पूरे रेशियो में इस पूरे रेशियो में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसमें पूरे रेशियो में आपको किससे मल्टीप्लाई करता है? 7 से। समझ गए? अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो इस 6 की 5 में करोगे तो 6 5 जा 30, रेशियो का रेशियो ऐसे ही लगा दो, और 6 की 7 में करोगे तो 6 7 जा 42। ठीक है, ये 42 आ गया। दूसरा बी सी, तो यहाँ पर 7 से, तो 6 7 जा 42, और 7 की 11 में करोगे तो सॉरी 7 की 11 में करोगे तो ये आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, बी की वैल्यू 42 पहले वाले रेशियो में, दूसरे वाले रेशियो में बी की वैल्यू कितनी आ गई? 42, दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी और सी का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा? 30:42 रेशियो और 77। तो देखो आंसर कौन सा आ रहा है? 40 30 42 ये। तो बी हमारे पास आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों की। यहाँ पर एक क्वेश्चन है वैसे इसको मैं रेशियो की कैटेगरी में भी रख सकता हूँ, ज्योमेट्री में भी रख सकता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, समझ लो कि आपने सभी पेरीमीटर तो पढ़ा ही होगा कि पेरीमीटर क्या होता है? कि सम ऑफ द ऑल साइड्स। ठीक है, सभी साइड को आप प्लस कर दो, दैट इज द पेरीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और इस ट्राइंगल की जो साइड दी हुई है, तो साइड रेशियो में दे रखी है यहाँ पर तो रेशियो में, तो मैं इसको पहली वाली साइड को बोल लेता हूँ 1/2, दूसरी वाली जो साइड है इसको x/3 बोल देता हूँ, और जो तीसरी जो साइड है उसको x हो, ये मतलब ये पहली वाली साइड है, तो पहली वाली साइड को, क्योंकि ये रेशियो में दे रखी है, तो रेशियो जब हटाते हैं, देखो रेशियो को हटाने का अलग अलग तरीका होता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा तरीका यूज कर रहा हूँ। तो x/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो मैंने ना जो पहली साइड है 1/2 इसको लिख लिया x/2, और जो दूसरी साइड है 1/3 तो इसको मैंने x/3 लिख लिया, और जो तीसरी साइड है वो x1/4 इसको मैंने x/4 लिख लिया। अब उसने कहा है पेरीमीटर, इनका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 104। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि आप सभी साइड को यहाँ पर प्लस कर दो। सभी साइड का प्लस करने का मतलब ये हो गया कि x/2, एक साइड ये होगी, दूसरी साइड होगी x/3, और तीसरी साइड होगी x/4।
इनका जो सम है वो आप 104 के इक्वल कर लो। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 6x और यहाँ पर कितना आ गया 3 4 जा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 4 3 जा, ये दैट इज द ये। तो ये हमारे पास ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 13 13 आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13x अपॉन 12 इक्वल टू 104। आमने सामने कट कर दो, तो ये देखो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो नहीं आती है तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो 13 की टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। 13 8 जा, देखो 8 3 जा, अगर नहीं आती है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 18 8 3 जा होते हैं 24 और कैरी ओवर 8 और 2 10। तो ठीक है, तो ये टेबल देखो, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। मैं तभी यहाँ पर कैलकुलेशन मतलब देखो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो बहुत फिर मुश्किल हो जाएगी, कुछ तो आनी चाहिए। फिर आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो आपको नहीं आता। 8 2 जा 16 और 8 और 9 कितना आ गया, x की वैल्यू 96। अब क्या बोल रहा था उसने, भाई तीनों साइड बताओ। वैसे ये पूछा है कि लॉन्गेस्ट साइड बताओ, तो लॉन्गेस्ट साइड ऐसे नहीं बता सकते, वैल्यू रख लो। तो पहली साइड हमारे पास क्या थी, पहली साइड थी हमारे पास x अपॉन 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 की टेबल में ये जाएगा 2 4 जा और 2 8 जा 48 आ गई। दूसरी साइड हमारे पास थी x अपॉन 3, तो x अपॉन 3 थी, तो यहाँ पर और x की वैल्यू रखो 96 और 3 से कर दो, तो 3 3 जा और 3 2 जा। दूसरी साइड हमारे पास 32 आ गई और एक साइड हमारे पास x अपॉन 4। तो x की वैल्यू रखो यहाँ पर 96 अपॉन 4 और 4 2 जा 8 हो गया और 4 4 जा। तो हमारे पास तीन साइड। अब यहाँ से आपसे कुछ ही पूछा सकता है, शॉर्टेस्ट साइड पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट साइड पूछ सकता है, ये पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर उसने लॉन्गेस्ट साइड पूछी थी, तो आंसर हमारे पास 48 हो जाएगा। अब देखो 48 कौन सा है, तो यहाँ पर जो 48 आंसर है वो बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। और भी तरीका था यहाँ पर, इसको सॉल्व कर सकते थे आप। तो ये मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, कुछ पिछले साल के क्वेश्चन यहाँ पर समझाए। तो इस टाइप के सीयूटी का पेपर आता है और मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताता चल रहा हूँ। तो जैसा आप जानते हो कि ये 3 सेक्शन में होता है, तो तीसरे वाला सेक्शन की हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरली बच्चों का डोमेन जो सब्जेक्ट होता है वो अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, मैं यही मान कर चलता हूँ। तो हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।